नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड क्रांति दल में टूट के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटने लगा है। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं की यदि माने तो जब भी यूकेडी ने उभरने की कोशिश की है तो दल में भी फिर बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है और यूकेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रीत शरण जोशी ने यूकेडी के 2 गुटों में बांटने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस तरह की लड़ाई है, ये किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। तो मैंने सुना कि अध्यक्ष के बारे में सारी वो चल रही है, लेकिन अध्यक्ष तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अभी काशी मेहरी हैं। वो जब भी इस सम्मेलन को घोषणा करेंगे तभी इसका हो सकता था। रानीखेत में हेल्थ केयर सुविधाओं को लेकर उत्कृष्टता की ओर से बढ़ते हुए एक औद्योगिक क्षेत्र अस्पताल में आपको बता दें कि आवासीय और बाहरी मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं का विकास कर साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत रानीखेत अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 80 लाख की लागत से बनने वाले लेबर रूम और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बैंड बाजी के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया गया है। रानीखेत हॉस्पिटल में पिछले लंबे समय से कक्षों की कमी, यहाँ पर ऑफिस जो व्यवस्थित ऑफिस होना चाहिए उसकी कमी की मांग की जा रही थी लंबे समय से। आज मैंने 80 लाख रुपए की लागत के लेबर रूम और ऑफिस के कार्यालय की यहाँ शिलान्यास किया है और इसी के साथ यहाँ पर कोविड के लिए एक बड़े हॉल और कोविड से जैसी जो महामारियाँ होती हैं उसे बचने के लिए जो यहाँ पर हॉल का निर्माण होना है उसका भी शिलान्यास बहुत जल्दी होना है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर सीटी स्कैन और NICU खोलने की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। बहुत जल्दी दोनों चीज़ें खुलेंगी। आपको बता दें खबर रानीखेत से है जहां विधायक का जोरदार स्वागत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मरीजों की सुविधाओं के लिए बेहतर लेबर रूम और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया गया। लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया है। खबर रानीखेत से है जहां मरीजों की सुविधाओं के लिए बेहतर लेबर रूम और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया गया है और साथ ही आपको बता दें इस बीच लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया है। चंपावत जनपद के टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल और साथ ही आपको बता दें कि परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हर्षवर्धन सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही आपको बता दें कि जिसमें संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की है।
आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ईएसआईसी का कार्यकाल शुरू कर उन्हें ये सुविधा प्रदान किया जाए और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह संजीवनी बुटी का कार्य करते हुए ऐसे संविदा कर्मियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा और कर्मचारी राज्य बीमा के समस्त लाभ प्राप्त हो सके। और मांग कर रहे संविदा कर्मियों का कहना है कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के समस्त जिलों और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों के कर्मचारियों को ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं मिल रही है। जो हमने इस वक्त रखी है, जो हमारा ईएसआई कार्ड सभी मजदूरों का हक होता है, वो हमारे इस चंपावत जिला क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। क्रांति कार्यकारिणी सदस्य श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी के माध्यम से यह ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में जो हमारे वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जिससे कि बस के मेंटेनेंस में बड़ी परेशानी आ रही है। सुविधा हो, विशेष श्रेणी के रूप में हो या रेगुलर हो, वर्कशॉप की नियुक्तियां खोली जाएं, ये भी हमारी मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी, जिसमें ईएसआई का मैटर बहुत समय से लंबित पड़ा है। इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया, तो मैंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद ही आपके पास आऊंगा। तो मैं आज इनके यहाँ कार्यालय पर आया हूं और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे मुझे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। जितने भी कर्मचारी संबंधित इस तरह के कई सारे विषय और भी इस क्षेत्र में जो पड़े हैं, उससे भी संबंधित एक ऑफिस खोल करके, कार्यालय खोल करके हम मांग करेंगे कि जल्दी इस विषय का निस्तारण किया जाए। कपकोट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में डांगटी गांव में एक व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसे सड़क तक लाने के लिए 7 किलोमीटर डोली पर कंधे पर लाना पड़ा और इसी प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को आए दिन करना पड़ता है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्शवाण ने राज्य सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और साथ ही अविलंब कपकोट विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारगर उपाय करने की मांग की है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में सामा के अंतर्गत लीती ग्राम पंचायत में डांगटी गांव है। लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ये मुख्यालय से दूर है, सामा से। और यहाँ से सड़क मार्ग से न जुड़ने की वजह से अभी भी जो लोगों को आवाजाही के साथ साथ जो स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पूर्व खड़क सिंह वहाँ पर बीमार हुए, तो वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के युवाओं ने 7 किलोमीटर कंधे में रखकर भयंकर बरसात में उबड़ खाबड़ रास्तों से उस व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया। यह है हमारे गांव की हालत। चंपावत के सीमांत चुकासेम क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कुछ युवा ट्रक के टायर की ट्यूब के सहारे जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को लदिया नदी का पार करा रहे हैं। और ज्ञात हो कि उक्त सीमांत ग्रामीण क्षेत्र को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले कोई पुल नहीं है और ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों को मजबूरी में हवा भरी ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि हर साल बरसात के महीनों में 3 माह तक इस प्रकार के जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए चंपावत जनपद के प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने टनकपुर वर्णागिरी तहसील में जिलाधिकारी को निर्देशित किया है और इसी प्रकार की नदी पार करने पर में रोक लगाई गई और साथ ही आपको बताया कि निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी संबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। तीन महीने तो बरसात की, 3 महीने हमारे के टिकट हो जाते हैं यहाँ के अंदर। अच्छा, लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है। कई लोग नदी में बांध के चले जाते हैं। ठीक, मतलब सबसे टिकट प्रॉब्लम है यहाँ। समस्या ये कौन सा नाला हुआ है? हाँ, लदिया नदी। लदिया नदी अच्छा, मतलब जो जान जोखिम में डाल के अपनी
खबर काशीपुर से है, जहां मोहर्रम पर्व को लेकर पूरे नगर क्षेत्र में तजिया निकाला गया है। मोहर्रम की 10वीं तारीख को इमाम हसन हुसैन की याद में मोहर्रम निकाले जाते हैं। और साथ ही बता दें कि ये मोहर्रम के ताजिया मोहल्ला पंजाबी सराय से होते हुए, साथ ही आपको बता दें कि बांस फोड़ान मेन बाजार होते हुए खालसा मोहल्ले में पहुंचे और जहां पर मेहंदी का मिलाप किया गया और इसी के साथ ताजिए करबला मैदान में एकत्र हुए और जहां पर ताजियों को दफनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मोहर्रम के 9वीं और 10वीं तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। दस तारीख है और 10वीं तारीख को करबला मैदान में जो है ताजियों को लेकर के यहाँ दफन करने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव देहात से सरवाखेड़ा, बेलजुड़ी, मिस्टरवाला के साथ साथ काशीपुर से बड़ी तादाद में यहाँ ताजिए पहुँच रहे हैं और जिनको न्याज खुआने के बाद दफन करने की रस्म बनी हुई है। आज के रोज हमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में मनाने का शर्फ हासिल होता है और हम इस पर्व को, मोहर्रम के पर्व को आज शहीद आजम इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, तो तमाम मुसलमान इसको मुहर्रम के उसमें मनाते हैं और ये सब जो है और जो लंगर का एहतमाम किया है ये उनकी याद में ही किया गया है। यौम ए आशूरा के दिन मुहर्रम पर लालकुआं में शहीद हुए शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया और जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वाले ने कुरान ए पाक के तिलावत आपको बता दें करके कुर्बान के शहीदों की रूह को सवाब पहुंचाया है। और साथ ही आपको बता दें कि पट्टेबाजी पर करतब दिखाया गया, तो वहीं दूसरी ओर रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की है। मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहाकर रक्तदान किया जाए ताकि वह खून किसी के काम आ सके। आज जुलूस का निकाला गया, हमेशा से इतना बढ़िया रहा कि लाल कुआं, सबसे बड़ी बात लाल कुआं की पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। जबकि स्वयं कोतवाल साहब ने गाड़ी में बैठ के रोड के किनारे जितनी गाड़ी खड़ी थी सभी हटवाया, पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा रहा साथ में। इतना बढ़िया सहयोग मिला कि ऐसा अगर सहयोग मिलता रहा है हर जगह तो कोई दिक्कत कहीं आ ही नहीं सकती। और ऐसे कोतवाल ने जिम्मेदारी निभाई है जुलूस में, ऐसे सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाना चाहिए अपनी अपनी। और ये बड़ा मानता का जुलूस था, ताजियादारी होती बड़ी मानता की होती है। इसको मुस्लिम धर्म और दूसरे धर्मों के भी लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, मानते हैं और उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं, मन्नत भी पूरी होती है। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़की के बेटे थे, उनके नवासे थे, उनको मुसलमानों के द्वारा शहीद करा गया। यौम ए आशूरा के दिन मुहर्रम पर विकासनगर, अंबाड़ी और कालसी में आपको बता दें कि इमाम को लेकर मुहर्रम के तजिया निकाला गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुहर्रम पर जुलूस भी निकाला गया। आपको बता दें कि हुसैन और करबला में शहीद हुए शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया है और जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वालों ने कुरान ए पाक के तिलावत करके करबला के शहीदों की रूह को सवाब पहुंचाया है। आपको बता दें कि जहां एक और ताजियादारों ने मातम मनाया और पट्टेबाजी कर करतब दिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर अंबाड़ी में रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की है। मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहा कर रक्तदान किया जाए ताकि वह खून किसी के काम आ सके। पर्व जो है
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का यौम आशूरा का दिन मनाया जाता है। इसमें सच्चाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और जुल्म इस पूरी मानवता के लिए जो है वो खतरा है। पूरी आलमी इंसानियत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अमन ज़रूरी है। और ये पैगाम बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन जो है हम अक़ीदत के साथ पूरी आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस मानवता और इंसानियत की बका के लिए हुसैन इब्न अली ने सन 61 हिजरी में नवासे रसूल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके नवासे उनसे बैअत लेने की कोशिश की खलीफा वक्त ने, और उनकी मुखालिफत में हुसैन ने बैअत नहीं की, क्योंकि उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा ऐसा था कि वो किसी एक मज़हब को, एक दीन को चला नहीं सकते थे। जो शराबी भी था, जो जुआरी भी था, जो बंदरों से खेलता भी था। तो हुसैन इब्न अली ने क़याम किया और 72 लोगों के साथ करबला में कुर्बानी दी, और आज उन्हीं की जीत के लिए ये जुलूस निकाला जा रहा है कि आज भी हुसैन के चाहने वाले और इंसानियत के चाहने वाले मौजूद हैं। खबर रुड़की से है, जहां इमाम हुसैन की शहादत की याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को यहां मातमे जुलूस निकाला जाता है और इस दौरान शिराज मेहंदी ने बताया कि मुहर्रम की 10 तारीख में यह मातमे जुलूस निकाला जाता है। वहीं करबला के मैदान में मोहम्मद के नवासे को शहीद कर दिया गया था और उनकी वहां के उस दौर को भी हाकिम से हक और बातिल की लड़ाई थी। और आपको बता दें कि उसी लड़ाई को आगे जारी रखते हुए हम लोग हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को जुलूस की शक्ल में अंजाम देते हैं, ऐसा बयान सामने आया है। और यह भी कहा है कि यह जुलूस झमाबरा इमली रोड से शुरू होकर गुलाब नगर में करबला पर जाकर खत्म होता है। जनाब आला पहली मुहर्रम चांद की पहली तारीख से लेकर मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर और ये 8-10 तारीख हो गई है। 8-10वें दिन जो है करबला का एक वाक़या जो है वो हुआ था और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को और उससे पूरे खानदान को, घर को, बच्चों को, सबको जो है बड़े बेरहमी के साथ खत्म कर दिया गया। उनकी वहाँ पे हाकिम से जो लड़ाई थी वो ये थी हक और बातिल। इसी लड़ाई को वो जारी रखते हुए हम लोग भी आगे जो है इसी शक्ल में हर साल इस मुहर्रम को अंजाम देते हैं। चांद की ये 10 तारीख में निकाला जाता है मुहर्रम का जुलूस। अब खबर देहरादून से है, जहां द्रोण वाटिका में वृक्षारोपण किया गया है और तकरीबन 200 से भी ज्यादा पौधे वृक्षारोपण किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सहस्त्रधारा रूट स्थित द्रोण वाटिका कॉलोनी में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष आरडी यादव के नेतृत्व में हरेला योजना के तहत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस योजना में वन विभाग से अनुरोध कर 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कॉलोनी के अध्यक्ष आरडी यादव ने बताया है कि द्रोण वाटिका कॉलोनी में हर साल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत कॉलोनी के अंदर वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्योंकि वृक्ष है तो हमारा जीवन है और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सम्मानित सदस्यों का शुक्रिया अदा किया गया।
अब सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां मन की बात कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। डायरेक्टर श्री नवनीत पांडे जी एवं यहां पर आए हुए सभी हमारे बैंकों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी स्वनिधि योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लाभार्थी भाइयों बहनों एवं आज उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का यहाँ मुख्य सेवक सदन में पधारने पर मैं सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज आप सबसे यहाँ पर मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और हमारी नुक्कड़ नाटक करने वाली पूरी टोली, जिन्होंने यहाँ पर शानदार अभिनय के माध्यम से बहुत सरल तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करके उन सभी योजनाओं को लोगों के बीच में लाने का, समझाने का प्रयास किया है। आज निश्चित रूप से स्वनिधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के जितने भी हमारे आज यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, और मैं आप सबको देखकर थोड़ी देर के लिए मैं आप सबके बीच में गया था, आपसे मिला था देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से आए हुए लोगों के बीच में। मैंने अनुभव किया कि इस योजना से आप सभी को खुशी भी मिली है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया, और ये कहीं न कहीं एक आश्चर्य भी है। और स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में जो एक वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, फेरी वाले, ठेली वाले, उन सभी के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। साथ में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से डिजिटल को अपनाया है, वो अपने आप में बहुत ही, मैं कहूं कि अभूतपूर्व है, शानदार है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी 52% हमारा आया है, 52% लोगों ने इस डिजिटल को अपनाया है, और पेटीएम और ये जो हमारा क्या था सुधांशु जी कुछ रहा यूपीआई के माध्यम से। तो आने वाले समय में जो अभी नवनीत पांडे जी कह रहे थे कि हमने 100% का लक्ष्य लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे और 100% का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जब ये योजना आई थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, आप सबको ध्यान होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब बात शुरू हुई थी तो उस समय बहुत सारे लोग इसको कहते थे असंभव बात, भारत में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है, संभव ही नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।